आज का टॉपिक लिखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये सेम टॉपिक चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़े थे। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी पढ़ेंगे। इसके बाद रिटायरमेंट और डेथ, वहां पर भी ये टॉपिक सेम रहेगा। ठीक है, मतलब ये पूरे पार्टनरशिप में जब भी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है, पूरे पार्टनरशिप फर्म में जब भी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है, रिकंस्टिट्यूशन कब कब होता है? एक तो एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो हम लोग का चैप्टर नंबर 4 था। एक जब नया पार्टनर फर्म में आएगा तो, या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा तो, या किसी पार्टनर का डेथ होगा तो उन सारे केस में हम लोग को ओल्ड एग्रीमेंट को कैंसिल करके एक फ्रेश एग्रीमेंट बनाना होता है। बिकॉज इन चारों केस में कहीं ना कहीं पार्टनर का रेशियो चेंज हो रहा होता है। चारों केस में कहीं ना कहीं पार्टनर का रेशियो चेंज हो रहा होता है। ठीक है, लिखना टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अच्छा ये बताओ, रिजर्व्स में कौन कौन सा रिजर्व्स हम लोग पढ़े? रिजर्व्स में कौन कौन सा रिजर्व्स आता था? एक तो बैलेंस शीट में हो सकता है जनरल रिजर्व हो, या कंटिजेंसी रिजर्व हो, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, किसी भी नाम से तुमको रिजर्व मिल सकता है। ठीक है, अच्छा रिजर्व होता क्या है? हम लोग अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट साइड असाइड कर लेते हैं, ठीक है, फ्यूचर के लिए, उसी को क्या कहते हैं? रिजर्व। ठीक है, तो हमारे बैलेंस शीट में हो सकता है कि क्या पड़ा हो, कुछ हम लोग को रिजर्व्स हो, किस नाम से? जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व। और ये सारा रिजर्व बैलेंस शीट के किस साइड में मिलता है? लायबिलिटी साइड में। रिजर्व किधर रहता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, मतलब क्रेडिट बैलेंस रहता है। या तो हमारे बैलेंस शीट में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा हो। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या? कोई पास्ट का प्रॉफिट पड़ा हुआ है जिसको अभी तक हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। या तो हो सकता है कि हमारे पास कोई पुराना लॉस पड़ा हुआ है जिसको अभी तक राइट ऑफ नहीं किया गया है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो सकता है, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो सकता है। ठीक है, तो इन सब का हमको ट्रीटमेंट करना है इंटायर पार्टनरशिप में। चलो अभी तो फिलहाल चैप्टर नंबर 5 एडमिशन चल रहा है। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एनी रिजर्व, accumulated profit या losses exist in the books of the firm, then these should be transferred to the old partners capital or current account in their old profit sharing ratio। सिंपली बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व पड़ा हुआ होगा, accumulated profit होगा, या जो भी लॉसेस होगा, वो तो पुराने पार्टनर का ही है। ठीक है, वो तो पुराने पार्टनर का ही है, तो उसको हम लोग पुराने पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर में, उनके कैपिटल अकाउंट में या तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। किस रेशो में? उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, सिंस द रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस अप टू द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर बिलोंग टू द ओल्ड पार्टनर ओनली एंड नॉट टू द न्यू पार्टनर। बिकॉज जब भी फर्म में नया पार्टनर आ रहा है, उस पार्टिकुलर डेट पर अगर हमारे पास कोई भी बैलेंस शीट में रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस पड़ा हुआ है, वो तो पुराने पार्टनर का है ना, उसमें तो नया पार्टनर का कोई भी शेयर नहीं बनता है। इसलिए हम लोग सारे रिजर्व्स को, सारे प्रॉफिट को, सारे लॉसेस को पहले ओल्ड पार्टनर में क्या करेंगे? ट्रांसफर करके खत्म कर देंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ठीक है, और ये पूरे इंटायर पार्टनरशिप पे याद रखना, हमेशा ओल्ड पार्टनर में बटेगा। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ठीक है, चलो एंट्री देखते हैं हम लोग। जब भी हम लोग को रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ट्रांसफर करना होगा, तो क्या करेंगे? जितना भी रिजर्व्स होता है या जितना भी प्रॉफिट होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। रिजर्व्स का, प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो जब ट्रांसफर करेंगे, मतलब उसको हटाएंगे बैलेंस शीट से, तो उनको क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। तो जो भी रिजर्व है सबको डेबिट करते जाएंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, या हमारे पास कोई प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस अकाउंट डेबिट। और ये किस में बढ़ जाएगा? ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा। या तो उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा या तो करंट अकाउंट में जाएगा। करंट अकाउंट कब यूज करते हैं? अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन हुआ रहता है, किस मेथड से? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से। अदरवाइज कहां ट्रांसफर हो जाता है? कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, और ये सब तो ओल्ड पार्टनर को बिलोंग करता है, तो किस रेशो में बटेगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, और अगर हमारे बैलेंस शीट में कोई लॉस पड़ा हुआ है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, या कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पड़ा हुआ है, या कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या
कोई फिक्टिशियस एसेट्स पड़ा हुआ है उसको भी हमको राइट ऑफ करना होगा। तो राइट ऑफ करने के लिए जितना भी लॉसेस होता है, लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको बैलेंस शीट से हटाने के लिए क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस है तो उसको हटाएंगे, अगर कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पड़ा हुआ है तो उसको हटाएंगे, और वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर में। तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। यानी कि जितना भी रिजर्व्स होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, और जितना भी लॉसेस होगा वो पार्टनर के अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, ये दो का स्पेशल ट्रीटमेंट था जो हम लोग चैप्टर 4 में भी सीखे थे। एक था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसमें अलग अलग केस बनता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर। मान लीजिए हमारे बैलेंस शीट में रिजर्व पड़ा हुआ है 90,000 का और वर्कर का क्लेम भी आ गया 90,000 का, तब तो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, पूरा 90,000 का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास रिजर्व 90,000 का है और वर्कर का क्लेम 70,000 रुपए का ही है, तो 70,000 का तो प्रोविजन बना लेंगे और बाकी 20,000 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर अलग अलग केस बनने वाला है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर में भी। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी 5 से 6 केस बनता था। लाइक इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू घट गया। अच्छा, जब इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू घटने का बात आता तो उसमें अलग अलग केस बनता था, कितने से घट गया, ठीक है। तो ये दोनों को हम लोग को अलग से पूरा डिटेल में सीखना होगा, एक WCR और एक IFR, ठीक है। अगर मान लीजिए पार्टनर डिसाइड किए कि हम लोग रिजर्व्स को नहीं बांटना चाहते, हम लोग अपने प्रॉफिट और लॉसेस जो बैलेंस शीट में पड़े हुए उसको नहीं बांटना चाहते, एज इट इज उसको कंटिन्यू करना चाहते, तब पार्टनर को क्या करना होगा, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होगा, ठीक है। इफ द पार्टनर डिसाइड टू रिकॉर्ड द नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस विदाउट अफेक्टिंग देयर एग्जिस्टिंग वैल्यू, मतलब बैलेंस शीट के अंदर में जो पड़ा हुआ है उसको पड़े रहने दो, उसको छेड़छाड़ मत करो। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इन्वॉल्विंग द कैपिटल अकाउंट ऑफ गेनिंग पार्टनर एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज पास। कहने का मतलब हम लोग एक एडजस्टमेंट एंट्री जब भी पास करते हैं तो वहां पर हम लोग करते क्या है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं, या तो फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। ऐसा दो पॉसिबिलिटी बनता है। देखो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक नेट इफेक्ट निकाल लेंगे, जितना भी हमारे पास रिजर्व्स प्रॉफिट या लॉसेस पड़ा होगा उसका एक नेट इफेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, सारे रिजर्व्स को लिख लेंगे पहले, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ होगा तो वो लिख लेंगे, ठीक है। उन दोनों को जोड़ देंगे, उसमें से अगर जो भी लॉसेस वगैरह है, लाइक हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है उसको माइनस कर देंगे, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो उसको माइनस कर देंगे, तो और एक नेट अमाउंट आ जाएगा। या तो ये नेट अमाउंट पॉजिटिव आएगा या तो नेट अमाउंट नेगेटिव आएगा। अगर हमारा रिजर्व और अगर हमारा प्रॉफिट ज्यादा है हमारे लॉसेस से तो ये बैलेंस पॉजिटिव आएगा, और अगर हमारा रिजर्व और प्रॉफिट का बैलेंस कम है किससे, लॉसेस वगैरह से, तो ये बैलेंस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो डिपेंड करता है कि नेट इफेक्ट या तो पॉजिटिव होगा, मतलब नेट में प्रॉफिट आ रहा होगा, या तो लॉस आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पार्टनर का गेन और सैक्रिफाइस शेयर कैलकुलेट कर लेंगे, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करके, ठीक है। ओल्ड शेयर में से जब भी न्यू शेयर माइनस करते हैं, पॉजिटिव डिफरेंस आता है तो सैक्रिफाइस लेते हैं और नेगेटिव आता तो गेन लेते हैं। इसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास करके खत्म कर देंगे। एडजस्टमेंट एंट्री में देखना पड़ेगा कि जो नेट इफेक्ट आया है सारे रिजर्व्स का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का, पॉजिटिव आया है कि नेगेटिव आया। अगर पॉजिटिव आया है तो हम लोग गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, और अगर नेगेटिव आया है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट होगा और गेनिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। मतलब कि हमारे पास इंटायर पार्टनरशिप में दो ऑप्शन चलेगा, जितने भी बैलेंस शीट में रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस पड़े रहेंगे, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम तो सबको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। अदरवाइज अगर पार्टनर चाहते हैं कि नहीं हम लोग को एडजस्टमेंट करना है, मतलब पुराने वैल्यूज को ही कंटिन्यू करके चलना है, हमको रिजर्व्स वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री पास करते समय करेंगे क्या, हम सारे रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस का एक नेट इफेक्ट निकाल लेंगे और हम लोग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे, कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। अगर नेट इफेक्ट पॉजिटिव आया है तो हम गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और नेट इफेक्ट अगर नेगेटिव आया है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। लॉजिक हम चैप्टर नंबर 4 में जब ये टॉपिक पढ़ा रहे थे तो वहां पर डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर दोबारा से कंटिन्यू नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पर हम फटाफट से ट्रीटमेंट करना सिखा देंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं सारा बुक का। देखो ये टीएस अग्रवाल का पेज नंबर निकालना 5.92, टॉपिक है रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस एंड प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट तो अलग सेपरेट टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको मिक्स नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, Ram and Syam were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1.
Mohan was admitted for 1/3 share in the profit. On the date of Mohan's admission, the balance sheet of Ram and Syam showed general reserve of rupees 2,50,000 and credit balance of rupees 50,000 in profit and loss account. Profit and loss का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है कि लॉस? प्रॉफिट। और अगर डेबिट बैलेंस रहता तो लॉस। ठीक है, तो चलो यहाँ पर दोनों ही मेरे लिए पॉजिटिव आइटम है। रिजर्व भी हमारा प्रॉफिट ही होता है और ये प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी प्रॉफिट ही है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, यहाँ पर सिर्फ जर्नल एंट्री लिखा है, एडजस्टमेंट एंट्री नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम ऑन मोहन्स एडमिशन। तो जब भी मोहन का एडमिशन होगा उस समय हमारे बैलेंस शीट में दो आइटम पड़ा हुआ है, एक जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है और एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देंगे। किसमें? ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर कौन है? राम एंड श्याम, और इनका ओल्ड रेशो है 2:1। बांटो। चलो बताओ, रिजर्व को और प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस को बांटने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2,50,000। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट लॉस को भी डेबिट ही कर दो क्योंकि दोनों आइटम को डेबिट ही करना एक साथ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000 टू, ये दोनों प्रॉफिट पार्टनर में चल जाएगा, राम एंड श्याम में, उनके कैपिटल अकाउंट में। उनका ओल्ड रेशो था 2:1। बांटो। ये टोटल हो गया 3 लाख को बांटना 2:1 में, तो ये आ जाएगा 2 लाख और ये आ जाएगा 1 लाख। ये दोनों एंट्री को हम, ये दोनों अमाउंट को कंबाइन करके इसलिए बांट दे रहे हैं एक ही एंट्री में क्योंकि दोनों का नेचर तो सेम है ना। अगर ये प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस रहता तब हमको सेपरेट एंट्री करना पड़ता। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग जनरल रिजर्व एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो। खैर अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो तुमको नरेशन का क्या टेंशन, बट फिर भी लिखना है तो चाहते लिख दो। बीइंग जनरल रिजर्व एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर्ड, सिंपल इतना ही लिख दो। बीइंग जनरल रिजर्व एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर्ड। क्वेश्चन नंबर 54। X and Y are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2, old ratio मिल गया। On 1st April 2021, they admit Z as a partner for 1/5 share in profit. On that date, there was a balance of rupees 1,50,000 in general reserve and debit balance of rupees 20,000 in the profit and loss account of the firm. Debit balance यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है? लॉस को। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो यहाँ पर एडजस्टमेंट वर्ड जरूर लिखा हुआ है बट यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं पास करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग एडजस्टमेंट। रिगार्डिंग एडजस्टमेंट कहने का मतलब तुम उसका ट्रीटमेंट बताओ, तुम उसका ट्रीटमेंट बताओ कि क्या करोगे। एडजस्टमेंट एंट्री नहीं पास करने बोला है, नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना बोला है, तो हम लोग ट्रांसफर करेंगे। अगर लिखा रहता पास एडजस्टमेंट एंट्री तब हम क्या करते हैं? जीपीसी टू एसपीसी या तो एसपीसी टू जीपीसी का केस बनता। ठीक है, तो दो चीज को बांटना, एक जनरल रिजर्व और एक प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस। तो दोनों को हम एक एंट्री में नहीं पास कर पाएंगे बिकॉज दोनों का नेचर अलग अलग है। एक तो हमारे लिए प्रॉफिट है और एक हमारे लिए लॉस है। ठीक है, और पार्टनर है एक्स और वाई और इनका ओल्ड रेशियो है 3:2। दो एंट्री बनेगा। जनरल रिजर्व को बांटने का तो सेम एंट्री होगा जो पिछले पॉइंट में था, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट
जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर का नाम है एक्स एंड वाई, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। इनका ओल्ड रेशो था 3:2। न्यू पार्टनर को क्यों नहीं मिल रहा जनरल रिजर्व? क्योंकि ये जनरल रिजर्व में कंट्रीब्यूशन न्यू पार्टनर का था ही नहीं। ये तो एक्स और वाई जो पास्ट में प्रॉफिट कमाया था उसमें से कुछ पैसा साइड करके रिजर्व में ट्रांसफर किया था, तो ये तो इनका ही पैसा है जो इन लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए थे, तो आज डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं। जनरल रिजर्व में कितना था? 1,50,000। चलो 1,50,000 को जल्दी से बांटो 3:2 में, कितना आएगा? 90,000 और 60,000। एक और एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ करने का। डेबिट बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? लॉस। तो लॉस के केस में पार्टनर को डेबिट किया जाता है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर तुमको अलग से ही बताने का जरूरत नहीं कि डेबिट बैलेंस है। P&L अकाउंट का जर्नल एंट्री में तो P&L अकाउंट ही आएगा, वो तो तुमको हिंट दे रहा है कि वो डेबिट बैलेंस है, मतलब कि लॉस है, लॉस को राइट ऑफ करो। कितने का? 20,000 का। इसको बांटो 3:2 में, कितना? 12,000 और 8,000। बढ़िया गया। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, ABCDF 5 क्वेश्चन है। पहला नंबर ए, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। They admit W as a partner for 1/6 share. Following is the extract of the balance sheet on the date of admission. Extract का मतलब होता है ये बैलेंस शीट का एक पार्ट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में देखो क्या क्या है, बताओ। इनके पास जनरल रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है, इनके पास एक कंटिजेंसी रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है, इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये इनका खजाना है ना, जो ये लोग कमा कमा करके सेव कर करके रखे हैं अलग अलग नाम से। सब तो इन्हीं का पैसा है, चाहे वो रिजर्व के नाम से पड़ा हो, चाहे नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से पड़ा हुआ है। बट ये क्या है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये तो एक तरह का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या होता है? जब फर्स्ट टाइम कंपनी कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो उस समय हेवी एडवर्टीजमेंट खर्चा कर देती है, तो वो कंपनी एडवर्टीजमेंट के खर्चे को धीरे धीरे करके राइट ऑफ करना चाहती है। ठीक है, तो एक्चुअली में एसेट साइड में लिखते जरूर है, बट एक्चुअली में होता एसेट नहीं है। इसको हम कह सकते हैं एक तरह का फिक्टिशियस एसेट है। ठीक है, तो नया पार्टनर क्या बोलेगा? ए तुम अपना इस खर्चे को राइट ऑफ करो फटाफट से, है ना। तो इसको भी हटाना पड़ेगा और इन सारे आइटम को भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो ये सारा आइटम को बांटेंगे, तो ये जितना भी आइटम है, रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, इस सब का तो सेम ही नेचर है। इसको बांटने के लिए एक एंट्री कर लेंगे। क्या एंट्री बनेगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट। और ये तो एक तरह से नुकसान पड़ा हुआ जिसको अभी तक राइट ऑफ नहीं किया गया था, तो अब इसको हटाएंगे तो ये नुकसान पार्टनर में राइट ऑफ होगा, तो पार्टनर को क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। तो क्या एंट्री होगा? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। चलो फटाफट से करो। और रेशियो है एक्स वाई जेड का 5:3:2। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम बोलते हैं कि ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, मतलब इसमें नया पार्टनर नहीं आ रहा होता, आपस में एक्स वाई और जेड की बस रेशियो को चेंज कर रहा होता, तो भी तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ता? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता। ओल्ड, ऐसा याद रखना, रिजर्व्स और लॉस का रूल है, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलो सारे रिजर्व्स को हटाओ। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट अमाउंट है 36,000। उसके बाद कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट 6,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
डेबिट 18,000, ये सब ट्रांसफर हो जाएगा तीनों पार्टनर में, एक्स वाई एंड जेड में, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। इनका ओल्ड रेशो है 5:3:2। हम लोग का भी देखो जनरल लाइफ में क्या होता है, मान लीजिए हम लोग घर में कोई सामान लाए बढ़िया खाने के लिए, ठीक है, दो दोस्त बैठ करके खाने स्टार्ट करने वाले थे, तब तक पता चला तीसरा दोस्त आने वाला है, तो क्या करते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी खा करके खत्म कर देते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारा है, हम लोग पैसा लगा करके खर्च करके लाए। यहाँ पे भी तो वही कहानी हो रहा है, 3 पार्टनर थे, इनके पास कुछ पैसा पड़ा हुआ था, पता चला कि एक नया पार्टनर आने वाला है, तो क्या बोलेंगे, जल्दी जल्दी बांट करके खत्म कर दो, तो वही कर रहे हैं लोग, बांटो। ये जोड़ो ना, कितना हो रहा था तीनों का टोटल, 60,000। इसको बांटोगे 5:3:2 में। अच्छा, बांटने स्पीड में आता है ना, पहले तीनों नंबर को जोड़ दो, 5 + 3 + 2 10, तो ये 60,000 को 10 से डिवाइड करोगे तो एक कॉमन मिल गया, कितना, 6,000, 6,000 × 5 30,000, 6,000 × 3 18,000, 6,000 × 2 12,000 हो गया। अब देखो जल्दी जल्दी तो खा तो लिया ये लोग, जो ऑर्डर करके मंगाया था, बेबी कॉर्न चिल्ली हो गया, पनीर बटर मसाला हो गया, सब जल्दी जल्दी खा लिया। अरे तो खाने के बाद कचड़ा साफ करेगा कि नहीं, ये तो दोस्त को पता चल जाएगा ना, हाँ, कि पार्टी चल रहा था पीछे से, तो देखो इनके पास एक कचड़ा भी पड़ा हुआ है, क्या, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो कचड़ा को भी हटाएगा ना, नहीं तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बस यही कहानी है ना, इधर से बेबी कॉर्न चिल्ली को बांटना है, इधर से उसका सारा कचड़ा हटाते जाना है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना है, 24,000। इसको किस रेशो में रखना है, 5:3:2। जो जितना खाया है उतना ही कचड़ा साफ करेगा ना, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करो। इसको बांटोगे तो कितना आएगा, कितना रहा है, 12,000। दूसरे वाले का 7,600, 72, कितना रहा, 72, इसका 4,800। बांटने के बाद ना एक बार जोड़ लिया करो कि हाँ हम सही बांटे हैं कि नहीं बांटे। पता चला इधर लिखे 24,000, बांट दियो 50,000, कोई ठीक नहीं, तुम लोग कर सकता है, तुम लोग आर्यभट्ट सब। आलिया भट्ट है, आलिया भट्ट होगा ना तो तुम्हें 24,000 24 करोड़ हो जाएगा। इधर देखो, इधर, इसीलिए हम नहीं बोलते, तुम लोग एक चीज बोलो उसी के आगे फिर बढ़ाने नहीं देगा। अच्छा इधर सुनो, ये बी सी डी ई, ये पॉइंट जो है ना, ये उसका है WCR और IFR का, तो उसको अलग से डिस्कस करेंगे। पहले इस पॉइंट को एक छोटा सा क्वेश्चन बचा, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। F नंबर पॉइंट, F नंबर पॉइंट देखो, A, B and C were partners sharing profit and loss in the ratio of 6:3:1. They take D into partnership with effect from 1st April 2021, and the new profit sharing ratio between A, B, C and D will be 3:3:3:1. नया पार्टनर आ रहा है, अभी लोग रफा दफा करेगा सब। They also decide, देखो क्या लिखा हुआ है, they also decide to record the effect of the following without affecting their book value by passing an adjustment entry। हाँ, इस क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। मतलब इसका ये लोग का दोस्त अच्छा है। देखो ये जो नया पार्टनर आ रहा है ना डी, इसका जितना भी फ्रेंड है A B C बहुत बढ़िया है। बोलो क्यों, डी पहले ही फोन कर दिया कि खाना नहीं, हम आ रहे हैं, मतलब बांट करके खत्म नहीं करोगे, हम आ रहे हैं, हमको भी हिस्सा चाहिए। तो A B C सीधे क्या बोलेगा, अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे
तो सिंपल सा बात है, हम लोग को तुम क्या करोगे, कंपनसेशन दोगे, हम लोग को तुम क्या करोगे, कंपनसेशन दोगे। तो वही बात है, या तो नया फ्रेंड के आने से पहले खा पी करके खत्म कर दो, या तो दूसरा ऑप्शन क्या है, नया फ्रेंड क्या बोलेगा, ठीक है हम कंपनसेट करने के लिए तैयार है, जो जैसा है उसको वैसे रहने दो, हम आएंगे तब स्टार्ट करोगे। बोले ठीक है। तो देखो क्या क्या आइटम मंगाया था, देखो एक मंगाया था लोग जनरल रिजर्व ऑर्डर किया था, कितने का, 1.5 लाख का। कंटीजेंसी रिजर्व ऑर्डर किया था 60,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस कितना है, 90,000 का। और एक तो नुकसान भी है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कितना, 1,20,000 का। तो एक बार इसका नेट इफेक्ट देखो, तो ये 3 आइटम तो पॉजिटिव ही है क्योंकि तीनों प्रॉफिट है, रिजर्व के नाम से हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से हो, ये तीनों तो प्रॉफिट है। जोड़ करके कितना हो रहा है, 1.5 लाख इधर था, 60,000 इधर था और 90,000 इधर था, 3 लाख। लेकिन एक नुकसान पड़ा हुआ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, उसको राइट ऑफ कर दोगा तो नेट में कितना आ जाएगा, 1,80,000। तो हाँ, तो ये लोग क्या बोलेगा, भैया नेट में हम लोग के पास कितना है, 1,80,000। अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे इन सारे आइटम को तो तुमको कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री थ्रू द पार्टनर्स। देखो चला के बोला है कि करंट अकाउंट लिखना है तो लिखेंगे, अदरवाइज तो क्वेश्चन साइलेंट रहता तो क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। तो ये लोग हाथ भी नहीं लगाएगा आइटम को, है ना। देखो क्या करेगा ये लोग, एक नेट इफेक्ट कैलकुलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 55 का एफ पॉइंट, 3 स्टेप में काम होगा। सबसे पहले देखेगा कि नेट में हम लोग के पास कितना है, नेट इफेक्ट। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व्स कॉमा एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड प्रॉफिट, ठीक है। चलो देखो जी क्या क्या ऑर्डर किया था ये लोग बाहर से लिखते जाओ। एक जनरल रिजर्व है, एक कंटीजेंसी रिजर्व है, एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है और एक तो नुकसान एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। मतलब एक गलत आइटम आ गया ना। जनरल रिजर्व, दूसरा है कंटीजेंसी रिजर्व, उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, मतलब प्रॉफिट है। अगर वहां पर क्रेडिट बैलेंस वर्ड नहीं लिखा रहता तब हम कैसे पता करते हैं, अगर क्रेडिट बैलेंस नहीं लिखा रहता तो हम क्रेडिट बैलेंस ही मान लेते, मतलब प्रॉफिट ही मानते हैं। जनरल रिजर्व है 1.5 लाख, कंटीजेंसी रिजर्व है 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है 90,000। इन तीनों को जोड़ करके कितना आ रहा था, 3 लाख। लेकिन एक फिक्टिशियस एसेट्स पड़ा हुआ है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से, उसको हटा देंगे, 1,20,000। तो नेट इफेक्ट कितना हो गया, नेट इफेक्ट 1,80,000। ये नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, क्योंकि इनके पास रिजर्व्स, इनके पास जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू लॉस, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस शेयर। कौन पार्टनर गेन किया, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस किया। ए, बी, सी और डी, 4 पार्टनर होने वाला है। इन लोग का ओल्ड शेयर और न्यू शेयर को कंपेयर करो। ओल्ड शेयर दिया हुआ था 6:3:1, तो इसको लिखेंगे 6/10, 3/10 एंड 1/10। डी तो था नहीं, 0। अब डी आएगा और ये लोग का रेशो कितना होने वाला है, 3:3:3:1, तो इसको लिखेंगे 3/10, 3/10, 3/10 एंड 1/10। मतलब नया पार्टनर क्या बोल रहा है, हमको भी थोड़ा सा दे देना ज्यादा नहीं मांग रहा, थोड़ा सा ही मांग रहा है, 1/10। तो ये क्या बोलेगा, देखो तुम्हारे आने के कारण मेरा रेशो तो बदल जाएगा। हमको जहां 6/10 मिलता था वहां कितना मिलेगा, 3/10। तो माइनस करो, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3/10। पॉजिटिव आ रहा है ना,
सेक्रीफाइस करेगा। बी का तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। सी 2/10 नेगेटिव आ रहा है, ये पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और ये 1/10 क्या कर रहा है, नेगेटिव है तो गेन कर रहा है। बताओ सी को फायदा हो गया, मतलब नया पार्टनर आया, झगड़ा कर लिया, मारपीट कर लिया, छीना झपटी हो गया, छीना झपटी करते करते सी को फायदा हो गया मान लीजिए, ठीक है। बेचारा ए को बहुत झगड़ा में नुकसान कितने का हो गया, 3/10 का नुकसान हो गया। तो अब क्या सी को थोड़े छोड़ दिया जाएगा, सी को फायदा हुआ है ना जी, तो सी से भी कंपनसेशन लेंगे। डी को तो देना ही था, डी तो कंपनसेट करने वाला था, तो ये दोनों मिलके चुप कराएगा किसको, ए को। चलो स्टेप 3 मतलब एंट्री जर्नल। अकाउंट्स क्या है, बेबी कौन चिल्ली के लिए लड़ाई कर रहा है लोग, और क्या कर रहा है। चलो नेट इफेक्ट में पॉजिटिव था ना, मतलब फायदा था, प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट के केस में तो गेनिंग पार्टनर कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, तो गेनिंग पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो गेनिंग पार्टनर सी और डी है। जर्नल एंट्री में करंट अकाउंट यूज करना, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है कि करंट अकाउंट लिखो। सीज करंट अकाउंट डेबिट, डीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। कितना कितना अमाउंट होगा, नेट इफेक्ट कितना था, 1,80,000 रुपया, मतलब इनके पास नेट में 1,80,000 रुपया फर्म में है प्रॉफिट का, उसमें सी को कितना गेन होने वाला है, 2/10 कितना आ जाएगा, 36,000। 1,80,000 में डी को कितना फायदा होने वाला, 1/10 18,000, तो दोनों मिलाकर के ए को कितने का नुकसान होगा, 54,000 का। तो रेशियो चेंज होने के कारण जो पार्टनर को फायदा हुआ है वो कंपनसेट करेगा, मतलब उसके अकाउंट से पैसा काट करके दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। और वही सोचो कि अगर ये नेट इफेक्ट लॉस आ रहा होता, तो लॉस के केस में क्या होता, मतलब सोचो ना, एक नया पार्टनर फर्म में आ रहा है और फर्म में नुकसान पड़ा हुआ है, तो उस नुकसान के लिए भैया नया पार्टनर तो लायबल नहीं ना है, क्योंकि नया पार्टनर जिस दिन से फर्म में एडमिट होता है उसके बाद से उसका लायबिलिटी अराइज होता है, तो पुराने नुकसान के लिए नया पार्टनर क्यों भरे, तो इसलिए पुराना पार्टनर क्या बोलेगा, अगर हम फर्म में आ रहे हैं और फर्म में कुछ नुकसान पड़ा हुआ है तो तुम लोग हमको कंपनसेट करेगा। मतलब समझो ना, घर में लोग गंद मचा करके रखा है, पूरा गंदगी फैला करके रखा है, और इसका दोस्त आ रहा है, तो भैया अगर दोस्त से भी तुम झाड़ू मरवाओगे तो फिर दोस्त को कुछ देना होगा ना, दोस्त को कंपनसेशन देना होगा। इसलिए अगर नेट इफेक्ट जब नेगेटिव आता है तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डेबिट करते और गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट करते, बिकॉज वहां पर भले वो रेशियो में तो गेन कर रहा है, लेकिन वो नुकसान, उसको नुकसान भरना पड़ रहा है ना, तो उसके नुकसान के लिए फिर उसको कंपनसेशन दिया जाएगा, इसलिए एंट्री को रिवर्स कर दिया जाता है। तो बस ध्यान रखना, पॉजिटिव डिफरेंस आता है तो गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रिएट होता है, लेकिन अगर वही लॉस होगा तो एंट्री को क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा, ठीक है। और ये एंट्री तब पास करेंगे जब क्वेश्चन में बोलेगा कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, नहीं तो हम लोग तो हमेशा क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देंगे। यहां पर क्या लिखते हैं, बीइंग, क्या लिखा, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, इससे ज्यादा अब हम लिखने में नहीं जाएंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। नरेशन लिख के क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है तो नहीं पढ़िए, नहीं ऐसे मजाक में लिख दिए, पूरा लिखना पड़ेगा। बीइंग क्या क्या अमाउंट है, ऐसे लिख दो, बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व एडजस्टेड, बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व एडजस्टेड। ये तुम लोग का तरीका है, तुम लोग यही बोलता है बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, ऐसा लिखना नहीं था, ये गलत हो गया। चलो बड़े आगे, हाँ चलो अब दो आइटम स्पेशल है, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। चलो अपने से क्वेश्चन बना लेते हैं। मान लीजिए 3 पार्टनर था, ए बी एंड सी, और इन लोग का रेशियो चल रहा था 3:2:1, ठीक है। बाद में ये लोग फॉर्म में किसको एडमिट किया, सपोज करो डी को एडमिट किया, डी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, डी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, ठीक है। 3 पार्टनर पहले से था, ए बी सी, रेशियो था 3:2:1, और डी को एडमिट किया गया 1/5 शेयर के लिए। जिस दिन डी का एडमिशन हुआ है उस दिन इनके बैलेंस शीट में एक रिजर्व पड़ा हुआ है
ये रहा एसेट साइड, ये रहा लायबिलिटी साइड। एक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जिसका अमाउंट है सपोज करो 90,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट है 90,000, ठीक है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन हम कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन। केस वन क्या हो सकता है? नो क्लेम, कि कोई भी वर्कर का क्लेम नहीं है। अच्छा, WCR बनाते क्यों है? कि अगर मेरा कोई फ्यूचर में लायबिलिटी अराइज हो गया, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, फैक्ट्री में, तो वर्कर को कंपनसेट करने के लिए हम लोग पैसा जोड़ करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन वर्कर का कोई भी क्लेम नहीं है, कोई भी हादसा नहीं हुआ है, तो कोई मुआवजा देने का जरूरत नहीं है। केस 2, अगर क्लेम दिया हुआ है ₹90,000, क्लेम आ गया कितने का? 90,000 का। केस 3, चलो 60 लिख देते, क्लेम लिख दिए 60,000 का। केस 4, क्लेम कितने का हो गया? मान लीजिए 1,20,000, ठीक है। टोटल इतना ही केस बनेगा। अच्छा, इसको नो क्लेम कहो या अगर नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लेम, नो इन्फॉर्मेशन, क्लेम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या क्लेम नहीं है, तो टोटल 4 केस बनने वाला है। चलो एक एक करके एंट्री पास करते हैं। जर्नल केस 1, अगर हमारे पास एक रिजर्व पड़ा हुआ है और नीचे कोई भी क्लेम नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन क्लेम का नहीं है, तो हम ये मान लेंगे कि हमारा ये पूरा रिजर्व फ्री है, इसका भी कोई यूज नहीं है। तो इसको क्या करेंगे? ये तो पुराने पार्टनर अपने प्रॉफिट में से पैसा जोड़ जोड़ करके बनाए थे, वापस से क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर लेंगे। मतलब ये तो वही बात हो गया ना कि मान लीजिए तुम्हारे कोई रिलेटिव आने वाले हैं, उनके लिए तुम कुछ बना करके बढ़िया कुछ रखे हो, बट वो फिर नहीं आने वाले, तब क्या करोगे? बस पता चलने का देर है कि बांटोगे तो क्या करोगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पूरा ये 90,000 फ्री है। किसमें बटेगा? हमेशा ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। तो फिलहाल यहाँ पर ABC 3 पार्टनर थे, 2A 2B एंड 2C। अब हम ये पूरा कैपिटल अकाउंट बार बार नहीं लिखेंगे, वो तो डिपेंड करता है कि फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड मेथड है तो करंट अकाउंट। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। इनका ओल्ड रेशो है 3:2:1 में। बांटो 3:2:1 में। 3 + 2 4, 3 2 5 1 6, 90,000 को 6 से डिवाइड करोगे तो 15,000, 15,000 इंटू 3 45,000, 15 इंटू 2 30,000, 15 इंटू 1 15,000। समझ आ रहा? वो क्या है ना, बचकाना हर का जो करोगे 3/6 इंटू 90,000, उतना टाइम नहीं रहता है, कैलकुलेशन को स्पीड करो। केस 2, अच्छा ये एंट्री को पास अगर कर दिए, मतलब रिजर्व तो ट्रांसफर हो गया पार्टनर में, तो इसके बाद जब बैलेंस शीट बनेगा वहां पर रिजर्व नहीं दिखेगा। केस 2, क्लेम कितने का आ गया? 90,000 का। मतलब कुछ हादसा हो गया और वर्कर लोग कितना रुपया मांगने के लिए तैयार है? 90,000 रुपया। तो तुम 90,000 रुपए के लिए क्या बना करके रखोगे? प्रोविजन बना करके रखोगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। देखो रिजर्व और प्रोविजन में क्या अंतर है? हम लोग रिजर्व क्या सोच करके बनाए थे कि फ्यूचर में कोई हादसा हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, मतलब पॉसिबल लायबिलिटी जो अराइज हो सकता है, तो अगर हादसा होगा तो मुआवजा देना पड़ सकता है, इसलिए वो रिजर्व कहलाएगा, वो प्रोविजन नहीं कहलाएगा, वो समय लायबिलिटी नहीं है, बिकॉज फ्यूचर में होगा नहीं होगा कुछ भी सर्टेन नहीं है। लेकिन यहां पर मतलब क्या है? हादसा हो चुका है, हादसा हो चुका है, हमको एक एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मालूम है कि कितने रुपए का क्लेम देना पड़ेगा, तो हम लोग एक अमाउंट का क्या कर रहे हैं? एक एस्टिमेट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग प्रोविजन लिखते हैं। यहाँ पर प्रोविजन क्यों लिखते हैं? कि हम लोग अपने मन से एक अमाउंट का क्या कर रहे हैं? एस्टिमेशन कर रहे हैं कि हाँ हमारा एक लायबिलिटी अराइज हो रहा है और
कितने से राइज हो सकता है? 90,000 से। तो अब हम अपने रिजर्व को फिर किस में कन्वर्ट कर देते हैं? प्रोविजन में। और अगर अमाउंट भी एग्जैक्ट हमको निश्चिंत हो जाता है ना जिस डेट पर कि हाँ इतना रुपया मुआवजा का देना है, तब तो वो फिर प्रोविजन वर्ड के साथ नहीं लिखाएगा, तब तो सीधे वो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बोल करके लिखना होगा, तब वो एग्जैक्ट लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 3 स्टेज में देखो, एक हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब हम लोग पैसा जोड़ करके रख रहे हैं कि कल को दिन अगर फैक्ट्री में कोई हादसा हो गया तो वर्कर को मुआवजा देना पड़ सकता है, तो ये पैसा हमारा रिजर्व है, क्योंकि हादसा होगा नहीं होगा, हुआ नहीं हुआ अभी तक कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए फैक्ट्री में कोई हादसा हो गया तो वर्कर क्लेम करेंगे, लेकिन कितना रुपया देना होगा मान लीजिए मालूम नहीं है, तो तुम क्या करोगे? एक एस्टीमेट से पैसा जो ये करोगे तो बनाओगे प्रोविजन। लेकिन अगर मान लीजिए अमाउंट भी सर्टेन हो जाता है कि इतना रुपया देना है, तब वो प्रोविजन भी नहीं कहलाता, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लायबिलिटी में। तो पहले रिजर्व है, फिर बनेगा प्रोविजन, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लायबिलिटी में। फिर उसको एक्चुअली में पेमेंट करके खत्म कर देते हैं। ठीक है, बताओ कितना है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 90,000 और हमको लगता है कि पूरा क्लेम कितना होगा? 90,000 रुपए का। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? 90,000। कोई भी पार्टनर को एक ढेला भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, केस 3, ये एंट्री पास करने के बाद जब बैलेंस शीट बनेगा नया वाला, तो वहां पर रिजर्व नहीं दिखेगा, लेकिन रिजर्व की जगह क्या दिखेगा? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्योंकि ये पैसा पार्टनर के अकाउंट में नहीं गया, ये एक प्रोविजन में ट्रांसफर हो गया, तो प्रोविजन हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो होगा। केस 3, क्लेम है 60,000 का, चलो कम क्लेम होने वाला है, रिजर्व था 90,000 का, क्लेम आने वाला है 60,000 का, तो 60,000 के लिए तो तुम एक प्रोविजन क्रिएट कर लो, बाकी 30,000 रुपए का यूज नहीं है, उसको क्या करो? डिस्ट्रीब्यूट कर लो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू एक प्रोविजन बनेगा, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60,000 रुपए का, टू बाकी को बांट दो, टू ए, टू बी, टू सी, है ना। घर में तुम समोसा लेकर के आए हो, ज्यादा समोसा लेकर के आया था, ये सोच करके कि मेहमान ज्यादा आने वाले हैं, बट कुछ मेहमान नहीं आने वाले, तो कम का ही जरूरत पड़ेगा, तो कम रखो और बाकी को खा पी करके खत्म कर दो। रेशियो कितना था? 3:2:1। जितना जरूरत है उतना रखो, बाकी खा जाओ। 30,000 को बांट लो, 15, 10 और 5। ठीक, एक और केस बनेगा, क्लेम कितना हो गया? 1,20,000। 90,000 का ये रिजर्व है, लेकिन हादसा बड़ा हो गया, तो तुम सोचे नहीं थे कि ऐसा भी हादसा हो जाएगा, किसी का डेथ ही हो गया मान लीजिए, और उसको कितना क्लेम देना पड़ रहा है? 1,20,000 का। तो अब यहाँ पर लायबिलिटी तो तुम्हारा रिजर्व से भी ज्यादा एक्सीड करने वाला है, तब एक्स्ट्रा जो लॉस है वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में। केस 4, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000, लेकिन हमको यहाँ पर प्रोविजन बनाना पड़ने वाला है 1,20,000 का, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,20,000 का। तो मेरा लाइबिलिटी एक्सीड हो रहा है किससे? रिजर्व से, तो एक्स्ट्रा कहाँ चल जाएगा? वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन है जहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया, तो फिलहाल के लिए सिर्फ इसी ट्रांजैक्शन को हम लोग राइट ऑफ करके खत्म करेंगे। मतलब रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है ना, तो रिवैल्यूएशन में लॉस आया है, तो इस लॉस को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस रिवैल्यूएशन के लॉस का, तो एक एंट्री और होगा। रिवैल्यूएशन के लॉस को बांटने का क्या एंट्री होगा? या एक बार रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है तो नेक्स्ट एंट्री में क्रेडिट होगा, तो बाकी पार्टनर को डेबिट कर दो। ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 30,000। ओल्ड रेशो कितना था? 3:2:1। 15, 10 और 5 खत्म। एक केस 5 बनाओ, तो केस 5 क्या हो सकता है कि बैलेंस शीट में मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ही नहीं है। केस 5, इफ there is no workman compensation reserve in
बैलेंस शीट, अगर हमारे बैलेंस शीट में WCR ही नहीं है, इफ देयर इज नो WCR इन बैलेंस शीट एंड क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹60,000 और हमको वर्कर को कितना कंपनसेट करना पड़ेगा 60,000 रुपए से, तब क्या करेंगे? तब तो ये एक लाइबिलिटी हो गया, बिकॉज अब मेरे पास कोई रिजर्व तो है नहीं और मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी अराइज होने वाला है 60,000 का, तो इसके लिए हमको एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमको एक लाइबिलिटी के लिए प्रोविजन बनाना है। 2 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60,000 रुपए से, और उसके बाद इस रिवैल्यूएशन के लॉस को वापिस से पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। थ्री 3:2:1 में ये हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा 20,000 और ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो WCR में तो इतना ही केस बनेगा। ठीक है, चाहे चैप्टर 4 में पढ़ लो, चाहे चैप्टर 5 में पढ़ लो, या इसके आगे वाले 2 चैप्टर में भी पढ़ेंगे तो सेम ही चीज हम तुम लोग को बताने वाले हैं। ठीक है, पढ़े आगे। अब हेडिंग डालो ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाते हैं? अगर हम लोग कहीं पर इन्वेस्टमेंट करके रखे, मान लीजिए शेयर्स वगैरह में, तो हो सकता है कि उसका मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट करे, और उसका मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट करने से जो लॉस अराइज हो सकता है, उस लॉस को सेट ऑफ करने के लिए हम लोग रिजर्व बना करके रखे। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए वही 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका ले लेते हैं, इक्वली ले लेते हैं 1:1:1। डी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, और जिस दिन एडमिशन हुआ उस दिन इनके बैलेंस शीट में एक रिजर्व है, शॉर्ट में लिख रहे IFR, अमाउंट है मान लीजिए 90,000, और इधर में इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट खरीदे थे 1 लाख रुपए का, इन्वेस्टमेंट खरीदे थे 1 लाख रुपए का, और रिजर्व बना करके रखे 90,000। मतलब कितना ही सेफ्टी लेकर के चल रहा है, समझ रहे हो कि 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट ही खरीदा है, और इसको लगता है कि अगर मार्केट वैल्यू अगर गिर के 10,000 रुपया भी हो जाएगा ना, मतलब 90,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा, तो उस 90,000 का नुकसान को राइट ऑफ करने के लिए इतना पैसा जोड़ करके रखा है, तो पूरा ही बना लेता, 1 ही लाख बना लेता। चलो अब इसमें एक एक करके केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 एंड केस 5। केस 1 क्या है? केस 1 क्या होगा? क्लेम का यहां पर बात कहां से आएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 1 लाख। क्वेश्चन खुद ही बता दिया कि इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, उसका मार्केट वैल्यू कितना है? 1 लाख। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मार्केट वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू को लेकर के कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी हम क्या एज्यूम करेंगे कि मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, वो कॉस्ट के बराबर ही होगा। ठीक है, अच्छा कभी कभी बड़े क्वेश्चन में ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट के नीचे यहां पर मार्केट वैल्यू लिख करके दे देता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं, इन्वेस्टमेंट के नीचे लिख करके दे देता है। दूसरा केस, मार्केट वैल्यू गिर करके हो गया 90,000, मार्केट नहीं, इसको मार्केट वैल्यू को 90,000 मतलब मार्केट वैल्यू गिर करके हो गया 10,000,
मार्केट वैल्यू गिर करके हो गया फिर 70,000। और क्या हो सकता है केस? मार्केट वैल्यू 1 लाख से गिर गया, या इसको मार्केट वैल्यू हम कह लेते हैं, मार्केट वैल्यू हो गया 5,000 रुपया। मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 5,000 रुपया। और एक केस मार्केट वैल्यू हो गया मान लीजिए 1,30,000 रुपया। ठीक है, टोटल ये 5 केस बनने वाला है। मार्केट वैल्यू पहला केस में 1 लाख का 1 लाख ही, दूसरा केस में 10,000 हो गया, तीसरा केस में 70,000 हो गया, चौथा केस में 5,000 रुपया हो गया, और पांचवा केस में 1,30,000 हो गया। जर्नल एंट्री। सबसे पहला केस 1, अगर इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में कोई चेंज आया ही नहीं तो हमको तो ये रिजर्व का कोई यूज नहीं है, ये तो हमारा प्रॉफिट में से जो पैसा साइड करके रखे हुए थे इसका फिलहाल कोई यूज नहीं है, तो ये हमारा पैसा बांट करके खत्म कर दो। IFR अकाउंट डेबिट टू A इज कैपिटल अकाउंट, B इज कैपिटल अकाउंट एंड C इज कैपिटल अकाउंट, मतलब ओल्ड पार्टनर में बटेगा, ओल्ड रेशो में इक्वली 1:1:1। इस 90,000 को तीनों में बांट के खत्म कर दो। 30,000, 30,000 और 30,000। केस 2, अगर मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 10,000, 1 लाख से सीधे 10,000, तो 90,000 रुपए का लॉस हो गया, और हमारे पास रिजर्व में भी कितना है? तो ये पूरा रिजर्व यूज हो जाएगा इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 90,000 रुपये हमारे रिजर्व में था, ये पूरा यूज हो गया, और इससे हम अपने इन्वेस्टमेंट को वैल्यू को राइट ऑफ कर दिए टू इन्वेस्टमेंट। जब भी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम होगा, इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट है, तो एसेट का रूल क्या होता है? बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घट रहा है कितने से? 90,000 रुपए से, और ये पूरा नुकसान कहां ट्रांसफर कर दिए? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। अगर IFR होता ही नहीं तब क्या करते? तब तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में चल जाता। केस 3, मार्केट वैल्यू हो गया 70,000 और हमारे पास इन्वेस्टमेंट खरीदे थे 1 लाख का, 30,000 रुपए का लॉस हुआ है, तो और हमारे पास रिजर्व में कितना है? 90,000, तो 30,000 का लॉस को राइट ऑफ कर लो, बाकी 60,000 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। IFR अकाउंट डेबिट 90,000 टू इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया तो क्रेडिट करो, 30,000 रुपए से कम हो गया, और बाकी 60,000 फ्री है, वो बट जाएगा A में, B में और C में इक्वली 1:1:1। ये हो गया कितना? 20,000, 20,000, 20,000। केस 4, मार्केट वैल्यू सीधे कितना पहुंच गया? 5,000, मतलब 95,000 रुपए का नुकसान हो गया। 1 लाख से सीधे 95,000 का नुकसान हो गया, और तुम्हारे पास रिजर्व में है कितना? सिर्फ 90,000, तो 90,000 तो यूज हो ही जाएगा, बाकी 5,000 का लॉस कहां ट्रांसफर होगा? रीवैल्यूएशन में। केस 4, IFR अकाउंट डेबिट 90,000 और बाकी का 5,000 का लॉस कहां ट्रांसफर होगा? रीवैल्यूएशन में। खैर रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। टू इन्वेस्टमेंट 95,000। हाँ, एक एंट्री और बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, तो रिवैल्यूएशन पर लॉस हो गया है 5,000 रुपए का, इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। हाँ, A अकाउंट डेबिट, B अकाउंट डेबिट, C अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ₹5,000 का लॉस 1:1:1 में बांटो, पॉइंट में आएगा तो राउंड ऑफ कर देना।
1667 कर दो, 1667 कर दो, इसको कर दो 1666। केस 5, मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 1,30,000। तो कोई नुकसान नहीं है और फायदा ही हो गया, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू और बढ़ गया, 1 लाख से हो गया 1,30,000। तो इस रिजर्व का कोई यूज नहीं है, इसको बांट करके खत्म कर लो। और ये जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा है तो इससे फायदा हुआ है, ये रिवॉल्यूशन अकाउंट में चल जाएगा। तो सबसे पहले IFR को बांट के खत्म कर लो, IFR का यूज खत्म हो गया। अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C, 90,000 को, ये हमारा ही पैसा रखा हुआ था साइड में, इसको वापस से बांट लिए 30, 30 और 30। दूसरा एंट्री, पहला एंट्री तो ये हो गया। अब रिवैल्यूएशन में जाएगा, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 30,000 रुपए से बढ़ा है, तो अगर फायदा होता है तो रिवैल्यूएशन क्या होता है? क्रेडिट, और इन्वेस्टमेंट को करेंगे डेबिट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अमाउंट कितना? 30,000। और रिवैल्यूएशन आया है तो इस रिवैल्यूएशन को खत्म करना होगा। रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है मतलब फायदा हुआ है, इसको बांटो वापस से पार्टनर में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A टू B एंड टू C, 1:1:1 में इस बेनिफिट को बांट दो। 30,000 को 10,000, 10,000 और 10,000। ठीक, इसमें 2 केस और बना सकते हैं। 2 केस और क्या बन सकता है कि मान लीजिए बैलेंस शीट में IFR नहीं है और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, तब तो नॉर्मल वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में चल जाएगा। ठीक है, तो उसको हम अलग से नोट नहीं कर रहे। अब देखो तो एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन बाकी है। हाँ, इसमें से B C नहीं बनाएंगे, ये तुम लोग अपने से बना सकते हो, खाली रीड कर लो। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ ₹72,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ Z इफ देयर इज नो क्लेम। तो कोई क्लेम नहीं है तो बांट दोगे पार्टनर में। पार्टनर का नाम क्या है? X और Y। रेशो नहीं है तो 1:1 में। बताओ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांटने का एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट। ये हो गया। ठीक है, give the journal entry to distribute workman compensation reserve of ₹72,000 at the time of admission of Z if there is claim of ₹48,000 against it and the firm has two partner X and Y। तो 72,000 में से 48,000 का प्रोविजन बना लेंगे और बाकी 24,000 क्या करेंगे? पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 72,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 48,000 टू X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट। ठीक है, D नंबर, गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑफ ₹24,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ Z व्हेन इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कितना है? 1,10,000 एग्जिस्ट एट 1,20,000, मतलब बुक्स में कितने का था? 1,20,000 का, उसका मार्केट वैल्यू हो गया 1,10,000। तो 10,000 से वैल्यू गिर रहा है और हमारे पास रिजर्व कितना है? 24,000। तो 10,000 का लॉस तो सेट ऑफ हो जाएगा IFR से, बाकी 14,000 रुपया फ्री है, वो बढ़ जाएगा किसमें? X एंड Y में। ठीक है, केस नंबर E, गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व ऑफ ₹4,800 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ Z व्हेन 20% ऑफ जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है कि हमको पूरा जनरल रिजर्व को नहीं बांटना है, उसमें से 20% कहां ट्रांसफर करना है? IFR में। एंड द फर्म हैज टू पार्टनर X एंड Y। तो एक काम करो, 20% को तो साइड कर दो जनरल रिजर्व में से और बाकी 80% को पार्टनर में बांट देंगे। तो इसका खाली एंट्री कर लो, ये पॉइंट नंबर E अलग है, इसका एंट्री कर लो। क्वेश्चन 55 का पॉइंट E, बाकी B C D तो कर लोगे। बोलो इसका एंट्री क्या बनेगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, हमारे पास 4,800 था, बट ये लोग चाहता है कि इसमें से 20% कहां ट्रांसफर करे? IFR में। तो 2 IFR, मतलब एक रिजर्व से पैसा दूसरे रिजर्व में जा रहा है 20%,
ऑफ 4800 निकालो कितना हो जाएगा 960। बाकी का रिजर्व फ्री है वो एक्स और वाई में बढ़ जाएगा। क्या पार्टनर का कोई रेशो के बारे में बोला है? नहीं तो 1:1 में बांट दो। 4800 माइनस 960 कितना 1920 1920। ठीक है, तो सारा तरह का केस हो गया। चलो हम लोग का सब कंप्लीट हो गया, रेशियो कंप्लीट हो गया, गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, रिजर्व का ट्रीटमेंट हो गया, रीवैल्यूएशन हो गया। ठीक है।